नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और मैं आज आपको संविधान के एक छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः हमें उसके बारे में पता होता है, लेकिन पूर्ण रूप से हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए संविधान का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है संविधान के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक रखे गए हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पशु है, या हमारे कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया गया है, तो उनके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों में आगे भेजना। चलिए हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय जो प्रतीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहला आता है हमारा तिरंगा, ठीक है जी। राष्ट्र ध्वज, देखिए राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसका नाम है तिरंगा। इसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? 3:2, अर्थात 3:2 इसका लंबाई चौड़ाई है। और इसे स्वीकार कब कर लिया गया था? तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया था। आप देखते हो हमारा तिरंगा देश की शान, जिसके हमें जब तिरंगे को देखते हैं तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है, हमें ऐसे गर्व महसूस होता है। उस तिरंगे को हमने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। पेपर में कई बार इनकी तारीखें पूछती है, इसीलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, संविधान की विशेषताएं, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, तो आप जरूर देखना उसको जाके, आपको निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है इसको मान्यता हमने दे दी थी 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रगीत है। साथियों, हमारा राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। और इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा गीत लिखा था, कौन सा? वंदे मातरम। राष्ट्रगान अलग होता है, राष्ट्रगीत अलग होता है, ठीक है जी। तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये किस किस जगह से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। इसका भी ध्यान रखना, कई बार प्रश्न इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रगीत है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? आनंद मठ से ग्रहण किया गया है। और उसके जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप देख सकते हो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिसे आप इस पिक्स के माध्यम से देख सकते हो। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो है तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, इसको स्वीकार कब किया गया था ये भी हम देखते हैं। इसे स्वीकार कब किया गया था? इसको स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम स्वीकार कर लिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी सी राजगोपालाचारी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और सी राजगोपालाचारी एकमात्र प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी दिन हमने राष्ट्रगीत को आपने स्वीकार कर लिया गया था। अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसे पहली बार कब गाया गया था? तो इसे पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो कई बार इसकी अवधि पूछ ली जाती है। जब ये गाया जाता है तो इसकी अवधि का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। इसकी अवधि है 65 सेकेंड। 65 सेकेंड में ये पूर्ण हो जाता है। यहाँ कहीं 1 मिनट 5 सेकेंड ये समय लगता है, ठीक है जी। ऐसा भी आ सकता है, इसकी अवधि का भी ध्यान रखना। राष्ट्रगीत की अवधि 65 सेकेंड है। इसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 में इसे स्वीकार कर लिया गया था। अगला हम बात करेंगे राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है हमारा
वो कौन सा है? जन गण मन, जो हम कहते हैं जब हम अपने राष्ट्र के परि नेशनल एंथम जो हमारा है वो है जन गण मन, ये पढ़ते हैं। अब देखिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क होता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जन गण मन है। इसके रचयिता कौन है, इसे लिखने वाले व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा, इसके साथ उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, अमार सोन बांग्ला, ये उनका राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, और भारत का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा था। अगर देखें कुछ हद तक श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने लिखा तो नहीं, लेकिन उनकी जो शैली है वो अपनाई गई है। तो 3 देशों में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका है राष्ट्रगान लिखने का। उस देश के नेशनल एंथम में बड़ी भूमिका रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ये है अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, आगे आपके बात करते हैं। इसकी रचना जो जनगण मन है कहाँ से ली गई है? ये उनकी एक गीतांजलि रचना है, वहां से लिया गया है। आपको पता है गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिला था, तो हमने जनगण मन जो लिया है गीतांजलि रचना से लिया गया है। कब और कहाँ गाया गया था? सबसे पहले जनगण मन जो गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अंदर गाया गया था। कलकत्ता के अंदर इसको गाया गया था और इसकी जो अवधि है वो कितनी है? 52 सेकंड। इसकी अवधि कितनी है? 52 सेकंड। 52 सेकंड में ये पूरा हो जाता है। और इसे स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। इसकी अवधि कितनी है? 52 सेकंड। और राष्ट्रगीत की अवधि कितनी है? 65 सेकंड। ध्यान रखना। इसके बाद इसके रचयिता का ध्यान रखना है, ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है और भारत के भी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है जी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी है जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा है। आगे चर्चा करते हैं हम। राष्ट्र चिन्ह कौन सा है जी? भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। ये देख सकते हो अशोक स्तंभ। देखिए अशोक स्तंभ ही क्यों रखा? आप इतिहास उठाकर देखते हो तो इतिहास में मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था अफगानिस्तान तक था। और यहां से हम देखते हैं अफगानिस्तान जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, आगे म्यांमार तक इतना बड़ा राज्य था। भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य है, सम्राट अशोक को कहा जाता है। तो जो उसका जो चिन्ह था वो हमने धारण कर लिया, क्योंकि किसी भी देश में शक्ति का प्रतीक उसे ही बनाया जाता है जो विजयी अपराजित रहे। तो सम्राट अशोक अपराजित था, शक्ति का प्रतीक था, इसीलिए हमने अशोक स्तंभ को ग्रहण किया गया है। ये 4 सिंह हैं, 3 सामने दिखाई दे रहे, एक पीछे वाली साइड है। तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार कर लिया गया था और इस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और लिया कहाँ गया है? ये मुंडुकोपनिषद से लिया गया है। मुंडुकोपनिषद से इसे ग्रहण किया गया है। पेपर में कई बार पूछा है कि इसे कहाँ से ग्रहण किया गया है। इसे मुंडुकोपनिषद से ग्रहण किया गया है। मुंडुकोपनिषद से ग्रहण किया गया है। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि एक शक्ति का प्रतीक है जो हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कैलेंडर के बारे में हमें कितना ज्ञान है। हमारा भारतीय कैलेंडर कौन सा है और अंग्रेजी कैलेंडर कौन सा हम प्रयोग कर रहे हैं और भारत में कितने तरीके का कैलेंडर हम प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय कैलेंडर तो हमने राष्ट्रीय कैलेंडर में मान्यता दी है ग्रेगोरियन कैलेंडर को और शक संवत को। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर यही जनवरी फरवरी जिसे आप पढ़ते हो, ठीक है जी, जनवरी फरवरी, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और शक संवत जो आप पढ़ते हो चैत्र वैशाख आषाढ़ शुक्ल जो पढ़ते हो, देसी महीने होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हो। अभी भाद्रपद चल रहा था, कल परसों खत्म हुआ है। तो इसी तरीके से ये देखते हैं। अब अपने देखते हैं शक संवत ये चल रहा है। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी को शुरुआत हुई थी, अर्थात ये 78 ईस्वी पीछे चल रहा है। 78 ईस्वी 78 साल पीछे चल रहा है। तो वर्तमान में अगर पूछें कि शक संवत कौन सा चल रहा है तो 1946 चल रहा है। ध्यान रखना 1946 चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर 2024 चल रहा है जी, 2024 चल रहा है जी, 2024 चल रहा है। लेकिन
हमारी जो प्रस्तावना है उसमें एक जगह विक्रमी संवत का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में किया है कि विक्रमी संवत 2006 मार्ग शुक्ल सप्तमी का उल्लेख किया गया है। तो विक्रमी संवत के बारे में भी हमें ध्यान होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने शुरुआत की थी और विक्रमी संवत चल रहा है 2081। बहुत से स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होगा कि साल कौन सा है। देखिए, अगर आपसे पूछे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो 2024, शक संवत के अनुसार पूछे तो 1946 चल रहा है, और अगर आपसे विक्रमी संवत पूछे तो 2081 चल रहा है। आज भी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में विक्रमी संवत का प्रचलन देखने को मिलता है। वहाँ पर जो भी शादियाँ वगैरह होती है तो वहाँ पर ये साल लिखा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर आज भी बहुत कम मात्रा में चलता है, तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान, आपके आड़ोस पड़ोस गाँव में आज भी ये चलता है कि आपका जन्म कब हुआ, 46 में हुआ, 42 में हुआ, ऐसे बोलते हैं वो, अर्थात 2042 में हुआ था। यहाँ बोलते हैं मेरा जन्म 25 में हुआ, 25 में मतलब 2025 चल रहा था, उस समय जन्म हुआ था। तो उस हिसाब से अब ये क्या है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 57 साल आगे चलता है, 57 साल आगे प्लस में चलता है, ये 78 साल माइनस में चलता है। इसीलिए ये 1946 चल रहा है और ये 57 साल प्लस है, इसीलिए 2081 चल रहा है। अभी 2081 चल रहा है। इनकी शुरुआत चैत्र मास से होती है और चैत्र मास के भी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरुआत होती है। चैत्र के जो शुक्ल पक्ष होता है वहां से नए साल की प्रारंभ होता है और अंतिम महीना भी चैत्र है और पहला महीना भी चैत्र है, लेकिन वास्तविक व्यवहारिक रूप में हम अंतिम महीना फाल्गुन को मानते हैं। तो हमारा जो कैलेंडर है, हमने संविधान में ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत दोनों को मान्यता दी है, लेकिन हमने प्रस्तावना में कहीं ना कहीं विक्रमी संवत का भी उल्लेख किया है। विक्रमी संवत चलाने वाले हमारे जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, ये भी एक शक्ति का प्रतीक थे, तो इसीलिए हमने भी इन्हीं की बात को रखा था। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं। ये कैलेंडर देख सकते हो, जनवरी फरवरी, और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जी? राष्ट्रीय पक्षी हमने मोर को घोषित किया। पीकॉक हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। मोर को हमने राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसके साथ हमने क्या किया, राष्ट्रीय पशु हमने बनाया बाघ को। बाघ को हमने राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। ध्यान रखना, शेर और बाघ में फर्क होता है। बाघ जो होता है बिल्ली की प्रजाति का होता है, ठीक है जी। हम देखते हैं बंगाल टाइगर, बंगाल में हमें ये बाघ मिलते हैं, रणथंभौर में हमें टाइगर मिलते हैं। राजस्थान में रणथंभौर की शान कौन है? ये बाघ है। और हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु भी हमने किसे बनाया? बाघ को बनाया, शेर को नहीं बनाया। शेर थोड़ा सा भिन्न होता है, बाघ बिल्ली की प्रजाति के अंदर आता है, सबसे बड़ा होता है। बिल्ली की प्रजाति में सबसे भारी व मजबूत शक्तिशाली कौन सा होता है? बाघ होता है जी। इसके बाद हमने राष्ट्रीय मिठाई रखी जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई आपकी कौन सी है? जलेबी है। आते नहीं है लेकिन फिर भी इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी देख लो जी, किसी का मन करे तो खा सकते हो जी, कोई मना नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय मिठाई है जी, जलेबी सभी को पसंद होती है। बॉलीवुड ने तो गाने भी निकाल दिए इन पर। इसके तहत हमने क्या रखा? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष। हमने राष्ट्रीय वृक्ष को रखा बरगद। बरगद इस तरीके से दिखाई देती है, इसकी जो शाखाएं होती हैं नीचे तक जुड़ जाती हैं, काफी घना होता है और इस पर पक्षी भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ये ऑक्सीजन के तहत काफी महत्वपूर्ण है, काफी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है ये। अब कुछ विवाद ऐसे भी चल रहा था कि पीपल को रखें। आज भी अगर गाँव में देखें पीपल को नहीं काटा जाता, क्योंकि पीपल रात्रि और दिन के समय ऑक्सीजन काफी मात्रा में हमें उपलब्ध करवाता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष रखा गया था वो बरगद के वृक्ष को रखा गया था। ये जो शाखाएं हैं ये नीचे जमीन में टच करते ही जड़ें पकड़ लेती है, तो ये काफी बड़ा होता जाता है, ठीक है जी। तो ये हमने रखा, राष्ट्रीय वृक्ष को रखा। इसके बाद हम देखते हैं हमने जलीय जीव कौन सा रखा जी। जलीय जीव हमने रखा डॉल्फिन को। डॉल्फिन को आप चित्र में देख सकते हो, ये डॉल्फिन है। देखिए, मछलियों में सबसे समझदार अगर कोई मछली होती है तो वो डॉल्फिन होती है, और मानव की मित्र अगर कोई होती है तो वो डॉल्फिन होती है। इससे
गांगेय डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही है इन डॉल्फिन को बचाने के लिए। अब देखते हैं चंबल के अंदर भी इसके प्रावधान, चंबल नदी, चंबल जो नदी अभ्यारण्य है वहां पर भी प्रयास किए जा रहे हैं डॉल्फिन को बचाने के लिए। ये काफी शांत होती है और आप देखते हो ये सर्कस वगैरह में बॉल वगैरह मुंह पे घुमाती रहती है, तो ये वही है जी, ये डॉल्फिन, ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, डॉल्फिन मछली है, उसको हमने रखा है। इसके बाद अगला हमारा आ जाएगा राष्ट्रीय नदी कौन सी है। राष्ट्रीय नदी हमारी है गंगा नदी। देखिए जी, गंगा नदी भारत की एक मुख्य नदियों में से है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत के अंदर मैदानी भागों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जिसमें यूपी, बिहार, बंगाल, असम जैसे कई क्षेत्रों को ये घेरती है। और वहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा जहां पर नदियां विलुप्त होती हैं वो बनाती है, तो वहां पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। वो वहां पर क्यों बनाती हैं? क्यों पर वहां पर सुंदरीय वन की अधिकता पाई जाती है। सुंदरीय वन की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है सुंदरवन का डेल्टा, ध्यान रखना। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, एक बार रीकैप कर लेते हैं क्या क्या है। हमने राष्ट्रीय ध्वज रखा तिरंगा, जिसका अनुपात है 3:2 रखा है। 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। इसके रचयिता कौन है? इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये लिया कहां से गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इसके बाद अगले है हमारे, इसे कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसके बाद पहली बार कब इसे गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अवधि 65 सेकंड है, ध्यान रखना। राष्ट्रगीत की अवधि 65 सेकंड है, जबकि राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है। और राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, ये अपना राष्ट्रगान है। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये रचना कहाँ से ली गई है? उनकी एक रचना है गीतांजलि, वहां से ली गई है। कब और कहाँ गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और इसकी अवधि 52 सेकंड है। स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी है। राष्ट्र चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसे कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषद है, उसमें से मुंडको उपनिषद से इसे स्वीकार किया गया है। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। आप नोट वगैरह में देखते हो, या भारत सरकार के जो भी चिन्ह है वहां पर आप देखते हो इसको, राष्ट्र चिन्ह को। इसके बाद में राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जिस ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके साथ शक संवत को भी हमने मान्यता दी है। शक संवत 78 वर्ष पीछे चलता है, ठीक है जी, ग्रिगोरियन कैलेंडर से। इसकी शुरुआत आज के टाइम में अगर हम बात करें 1946 चल रहा है। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी से स्टार्ट मानी जाती है। विक्रमी संवत का भी उल्लेख मिलता है। विक्रमी संवत 2081 चल रहा है जी, अभी वर्तमान 2024 में जी। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी। इसके साथ हमारी राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? वो है जोधपुरी कोट पैंट। वो हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। ध्यान रखना, जो मान सम्मान जोधपुरी साफे में है, जोधपुरी साफा और जोधपुरी कोट पैंट, ये हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। जोधपुरी कोट पैंट है जो हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।